dear viewer, student and my friends, you're most welcome to my channel Commerce Wave YouTube classes for you. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है एग्रीकल्चरल इनकम, कृषि आय। स्टूडेंट्स, यह इनकम टैक्स के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो है एग्रीकल्चरल इनकम, कृषि आय। स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स में एग्रीकल्चरल इनकम को दो प्रकार से विभाजित करके इसका अध्ययन किया जाता है, जिसमें से पहला जो वर्ग है, पहली जो क्लास है वह है एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम इंडिया, भारत से होने वाली कृषि आय। और दूसरा जो इसका भाग है, क्लास है, वह है एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेशों से होने वाली कृषि आय। स्टूडेंट्स, कृषि आय जब भारत में स्थित किसी कृषि भूमि से प्राप्त होती है तो उसे एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम इंडिया कहते हैं, और जब देश की सीमाओं के बाहर स्थित किसी कृषि भूमि से कोई कृषि आय प्राप्त होती है तो उसे एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम एब्रॉड, विदेश से प्राप्त होने वाली कृषि आय कहते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम एब्रॉड की कैटेगरी को समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको बता दें, एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम एब्रॉड इनकम टैक्स के प्रावधानों के अनुसार एग्रीकल्चरल इनकम है ही नहीं, या जिस एग्रीकल्चरल इनकम की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका अध्ययन हम लोग इस चैप्टर में करेंगे, यह उसके अंतर्गत आती ही नहीं है। तो इसे आखिर इनकम टैक्स में किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है? तो स्टूडेंट्स, आपको हम बता दें कि एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम एब्रॉड एक नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मान करके ट्रीट की जाती है, अर्थात इनकम टैक्स के अंतर्गत एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम एब्रॉड एक नॉन एग्रीकल्चरल इनकम की तरह ट्रीट की जाएगी। स्टूडेंट, तो ये एग्रीकल्चर फ्रॉम एब्रॉड जो है वह टैक्सेबल होती है इंडिया में, और इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में शामिल किया जाता है। स्टूडेंट, हेड्स ऑफ इनकम को हम लोगों ने जब देखा था तो आपको हमने हेड्स ऑफ इनकम बताया था। वहाँ हमने बताया था कि इनकम के 5 हेड्स होते हैं आयकर की दृष्टि में: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, और लास्ट जो हेड है उसका नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जहाँ तक इसके कैलकुलेशन का प्रश्न है, इसकी गणना का प्रश्न है, इसे किस प्रकार से कर योग्य बनाया जाएगा, तो चूंकि यह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में शामिल होती है, इसलिए इनकम टैक्स के जो प्रावधान इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से संबंधित हैं, वे सभी प्रावधान विदेशों से प्राप्त होने वाली एग्रीकल्चरल इनकम पर लागू होंगे। अर्थात इस प्रकार से होने वाली कर योग्य आय की गणना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के प्रावधानों के अंतर्गत होगी। इसको एक झलक यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी गणना बिल्कुल बहुत सिंपल सी है। इसके लिए क्या करते हैं, तो जो एग्रीकल्चरल इनकम है एब्रॉड से, उसमें से उस एग्रीकल्चरल इनकम को कमाने के लिए जो भी एक्सपेंसेज हैं, जो खर्चे किए गए हैं, उन खर्चों को घटा दिया जाता है। यहाँ पर हम एक बार फिर आपको बता दें कि जो यहाँ पर एक्सपेंसेज हैं उनको अलाउ और डिसअलाउ करने का जहाँ तक प्रश्न है, यह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के प्रावधानों के अंतर्गत होगा। इसका कंप्लीट अध्ययन हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। तो इस प्रकार से एग्रीकल्चरल इनकम जो एब्रॉड से है, उसमें से उसको कमाने के लिए जो एक्सपेंसेज हैं, जो अलाउड एक्सपेंसेज हैं, उन खर्चों को घटा दिया जाता है, और घटाने के बाद जो नेट इनकम होती है उसी को टैक्सेबल एग्रीकल्चरल इनकम कहते हैं, और यह इस हेड में टैक्सेबल होती है, और लास्टली यह टोटल इनकम का हिस्सा बनती है। तो यह तो रही एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम एब्रॉड का ट्रीटमेंट और इसके संबंध में जो लागू होने वाले प्रावधान हैं, वह आशा है कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स, अब आगे इस वीडियो में जो हम लोग अध्ययन करेंगे वह एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम इंडिया होगी, न कि एग्रीकल्चरल
इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम यदि एब्रॉड है तो उसमें जो अभी हमने आपको बताया उस तरीके से इसे टैक्सेबल बनाने का काम किया जाता है। अब जो इस चैप्टर का मेन फोकस हम लोगों का होगा वह होगा एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम इंडिया, भारत से होने वाली कृषि आय का। स्टूडेंट्स, जहाँ तक एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम इंडिया का प्रश्न है तो यह एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होती है, अर्थात इस पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जाता है, यह कर से मुक्त होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको ऐसा लग रहा होगा कि जब यह एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है तो इसके लिए क्या अध्ययन करना, इसके अध्ययन करने की तो कोई आगे ज़रूरत है नहीं, और यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। लेकिन ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स के अंतर्गत एग्रीकल्चरल इनकम पर कर की छूट है, लेकिन अल्टीमेटली यह इनकम का एक हिस्सा तो है ना, इसे आय तो माना जाता है ना, यह आय है ना, तो इसलिए इनकम टैक्स में एग्रीकल्चरल इनकम के संबंध में विशेष व्यवस्था दी गई है। स्टूडेंट्स, आप सबको हमने अपने इनकम टैक्स की एक वीडियो में बताया था कि इनकम टैक्स जो है वो एक सेंट्रल टैक्स है, केंद्रीय कर है, केंद्रीय गवर्नमेंट इसको इम्पोज करती है, लेवी करती है। और उसी वीडियो ट्यूटोरियल में हमने आपको बताया था कि देश में जो शक्तियों का बंटवारा है, पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत है, संविधान के अंतर्गत है, और संविधान की अनुसूची 7 शेड्यूल 7 के आर्टिकल नंबर 246 के अंतर्गत इन शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और इसमें जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है वो 3 प्रकार से है। पहली जो लिस्ट है इस आर्टिकल की वह है यूनियन लिस्ट, और यूनियन लिस्ट के जो आइटम्स हैं, यूनियन लिस्ट में जिन बातों को शामिल किया गया है उन पर नियम कानून बनाने का अधिकार केंद्र गवर्नमेंट को है, और इनकम टैक्स इसका एक हिस्सा है, इसीलिए इनकम टैक्स जो है वो सेंट्रल टैक्स है। इस बात को हम लोगों ने आगे समझा था। दूसरी जो इस आर्टिकल की लिस्ट है वह है स्टेट लिस्ट, और स्टेट लिस्ट के अंतर्गत जिन मुद्दों को शामिल किया गया है उन पर नियम कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। इसी लिस्ट में एग्रीकल्चर शामिल है, अर्थात कृषि से संबंधित नियम कानून बनाने का अधिकार राज्य गवर्नमेंट को प्राप्त है, राज्य सरकारों को प्राप्त है। और इसीलिए एग्रीकल्चर पर यदि टैक्स इम्पोज करना हो, एग्रीकल्चर इनकम पर यदि कर लगाने की बात की जाए तो यह राज्यों का मैटर है, और इनकम टैक्स राज्य का मैटर है नहीं, स्टेट का मैटर तो है नहीं, यह एक सेंट्रल टैक्स है। इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम पर कर से छूट है, क्योंकि यह तो इनकम टैक्स के दायरे में आता ही नहीं है, और जो इसके दायरे में नहीं आएगा तो उस पर ये कर कैसे लगा सकते। तो यह है इनकम टैक्स के अंतर्गत कृषि आय के कर मुक्त होने का विषय। हम लोग बात कर रहे थे शेड्यूल 7 की आर्टिकल नंबर 246 की। स्टूडेंट्स, इसमें जो तीसरी लिस्ट है उसका नाम है कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, और इसमें जो आइटम शामिल होते हैं उन पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों नियम बना सकती हैं, दोनों कानून बना सकती हैं, यानी संसद में भी इस पे कानून बन सकता है, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभाएं होती हैं, वहाँ पर भी इसके संबंध में कानून बन सकता है। लेकिन यदि किसी विषय पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना रहे हैं तो वहाँ केंद्र गवर्नमेंट की सुपरमेसी होती है। स्टूडेंट्स, इस लिस्ट में शामिल है ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी जितने वाणिज्य और व्यापार होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को नियंत्रित करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों इसके लिए कानून बना सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जीएसटी, तो जीएसटी एक ऐसा कर है जिस पर राज्य सरकार भी नियम कानून बनाती है, अपना जीएसटी एक्ट पास की हुई है, और केंद्र की भी जीएसटी एक्ट है। सीजीएसटी है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, और एसजीएसटी है जो स्टेट गवर्नमेंट्स की होती है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग होती है। तो इस प्रकार से संविधान में शक्तियों का बंटवारा है। अब हम लोग चूँकि बात कर रहे थे एग्रीकल्चर इनकम की, और एग्रीकल्चर जो है वो राज्यों का विषय है, इसलिए एग्रीकल्चरल इनकम पर केंद्र
सरकार कर नहीं लगा सकती और इसीलिए इनकम टैक्स में एग्रीकल्चरल इनकम पर कर नहीं लगाया जाता है और इसीलिए भारतीय कृषि आय जो है वो आयकर से मुक्त है। स्टूडेंट्स, अब यदि इनकम टैक्स के एस्पेक्ट की बात करें तो इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो आय पर लगाया जाता है, इनकम पर लगाया जाता है। अब चाहे इनकम किसी भी प्रकार की हो तो इनकम टैक्स उसका ट्रीटमेंट करेगा ना, इनकम टैक्स उसको एक्नॉलेज करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। इसीलिए जो एग्रीकल्चरल इनकम इंडिया से होती है, इनकम टैक्स इसका भी हिसाब किताब रखता है और इसीलिए जब कोई एसएससी जिसकी एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल दोनों प्रकार की इनकम होती है, वह जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, अपना आय का विवरण इनकम टैक्स को बताता है, तो उस समय वह अपनी एग्रीकल्चरल इनकम को भी बताता है। अर्थात एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम दोनों को शामिल करके वह अपनी कुल आय डिक्लेयर करता है। स्टूडेंट्स, इस तथ्य को आप इस टेबल की मदद से ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर ध्यान से देखें तो यह जो फॉर्मेट है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। ऊपर वाला जो हिस्सा है वह किसी एसएससी के टैक्सेबल इनकम की गणना को बताता है और दूसरा इसका जो हिस्सा है वह उस करदाता की टैक्स लायबिलिटी की गणना को बताता है कि टैक्स लायबिलिटी की गणना किस प्रकार से की जाती है, उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को एक्चुअली में एग्रीकल्चरल इनकम को समझना है। यहाँ पर यदि किसी व्यक्ति की, किसी करदाता की नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के साथ साथ एग्रीकल्चरल इनकम भी है तो उसको उसके इनकम टैक्स में, उसके आईटीआर में एग्रीकल्चरल इनकम को इंटीग्रेट किया जाता है, उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। और कहाँ पे शामिल किया जाता है तो देखें, अगर पहले हिस्से की बात करें तो मोटे तौर पे आप सबने देखा है कि सबसे पहले किसी व्यक्ति की, किसी करदाता की यदि टैक्सेबल इनकम की गणना की जाती है तो जो पहला स्टेप होता है वो होता है ग्रास टोटल इनकम की गणना करना। और यहाँ पे देखें तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनको जब टोटल किया जाता है, ये हेड्स ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम हैं, इनको जब टोटल किया जाता है तो जो इनकम प्राप्त होती है उसको कहते हैं ग्रास टोटल इनकम। ग्रास टोटल इनकम में से डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 दी जाती है, धारा 80 की कटौतियाँ घटा दी जाती है और फिर जो इनकम आती है उसको नेट इनकम या टोटल टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम कहते हैं। यहीं पर एग्रीकल्चर इनकम को शामिल किया जाता है, यानी टोटल इनकम की गणना करने के समय तक जो इनकम होती है ना वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होती है, इसमें एग्रीकल्चर इनकम को शामिल नहीं किया जाता है। और आप यहाँ पर यह भी समझ सकते हैं कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम एब्रॉड जो है वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शामिल की जाती है, तो यहाँ तो वह टोटल इनकम का पार्ट बनी होगी ना। लेकिन हमने अभी आपको बताया कि जो टोटल इनकम तक का कैलकुलेशन होता है वह नॉन एग्रीकल्चरल इनकम का कैलकुलेशन होता है। तो अब बात आपको समझ में आ गई होगी जब मैंने कहा था कि एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम एब्रॉड जो होती है वह नॉन एग्रीकल्चरल इनकम क्यों होती है, तो इनकम टैक्स उसे नॉन एग्रीकल्चरल इनकम ही मानता है। तो अगर किसी करदाता के आईटीआर में केवल टोटल इनकम तक की गणना है, इसका मतलब है कि उसका एग्रीकल्चरल इनकम है ही नहीं। और यदि उसकी कोई एग्रीकल्चरल इनकम है तो उसे टोटल इनकम में ऐड किया जाता है। तो टोटल इनकम के बाद से इंडिया से जो एग्रीकल्चरल इनकम होती है उस करदाता की, उसको ऐड करते हैं। यहाँ एक बात आप जान लें कि यह एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 से अधिक होनी चाहिए, यानी 5,000 तक यदि एग्रीकल्चरल इनकम है तो इसे टोटल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है, इसे छोड़ दिया जाता है। तब एग्रीकल्चरल इनकम का इंटीग्रेशन नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के साथ करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यदि यह 5,000 से ज़्यादा है, जैसे 5,100 है, तो 5,100 पूरा का पूरा यहाँ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के साथ ऐड कर दिया जाएगा और फिर जो इनकम बनती है उसको कहते हैं एग्रीगेट इनकम। और
ऐसे करदाता जिसकी नॉन एग्रीकल्चरल और एग्रीकल्चरल दोनों प्रकार की इनकम होती है, उसका जब टैक्स लायबिलिटी ज्ञात किया जाता है या उसके टैक्स लायबिलिटी की जब गणना की जाती है, तो वहाँ पर टैक्स की गणना एग्रीगेट इनकम पे होती है, न कि टोटल इनकम पे होती है। तो जैसे आप यहाँ पर इस फॉर्मेट में देख सकते हैं, टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम है, और यह एग्रीगेट इनकम का प्रश्न कब आएगा? जब उस करदाता की इनकम में एग्रीकल्चर इनकम भी शामिल है नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ, तब एग्रीगेट इनकम का प्रश्न आएगा, और तब टैक्स का कैलकुलेशन इसी इंटीग्रेटेड इनकम पर किया जाएगा। और यहाँ जो एग्रीगेट इनकम है, इस पर कर की गणना की जाती है। इस प्रोसीजर को हम लोग आगे भी समझेंगे। जैसे यहाँ है जो इनकम होती है उसको दो हिस्से में बांटते हैं, एक होता है स्पेशल रेट वाली इनकम, दूसरा होता है नॉर्मल रेट वाला इनकम। तो यहाँ पर जैसी भी परिस्थिति है उस हिसाब से एग्रीगेट इनकम पर कर की गणना की जाएगी, और कर की गणना करने के बाद जो कर दायित्व तो उत्पन्न होगा, इसमें से टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम को घटा दिया जाता है। अब यहाँ पर एग्रीकल्चर फिर एक बार आया, एग्रीकल्चरल इनकम का एक बार फिर उल्लेख हुआ है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, तो टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम को घटा देते हैं। जैसा कि संविधान के अंतर्गत दिया हुआ है कि टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम इनकम टैक्स का सब्जेक्ट नहीं है, तो इनकम टैक्स कहता है लो भैया आपकी इनकम आप बता दो ना, हम इसको जोड़ लेंगे, हिसाब में रख लेंगे। लेकिन जैसे ही टैक्स की बात आएगी ना, तो टैक्स में से जो टैक्स एग्रीकल्चर इनकम पे बनेगा ना, उसको हम घटा देंगे। और घटाने का जो तरीका है वो क्या है, तो जितनी एग्रीकल्चर इनकम है उसमें उस करदाता की एग्जेम्पशन लिमिट को ऐड कर देते हैं। यह एग्जेम्पशन लिमिट जो है विभिन्न करदाताओं के लिए अलग अलग होती है। कुछ करदाताओं के लिए 2,50,000 की होती है, कुछ के लिए 3 लाख की होती है, और कुछ के लिए यह लिमिट 5 लाख की है। तो यह करदाता जिस कैटेगरी का है, जिस एग्जेम्पशन लिमिट वाली कैटेगरी का है, यानी 2.5 लाख वाला है तो 2.5 लाख प्लस एग्रीकल्चर इनकम ऐड करके जो टोटल आएगा, उसमें से नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स के आधार पर कर की गणना की जाएगी। यानी यदि नॉर्मल रेट के आधार पर एग्जेम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स जो आता है वह कहलाता है टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, और उसे हम जो टैक्स लायबिलिटी है उसमें से घटा देते हैं। और फिर जो टैक्स लायबिलिटी आती है तो इस पे रिबेट की गणना करते हैं, सरचार्ज है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, ग्रास टैक्स लायबिलिटी, टीडीएस, यह सब बातें हम लोग आगे समझेंगे, आगे देखेंगे। यहाँ पर हमारा जो मकसद है वो आपको यह समझाना कि एग्रीकल्चर इनकम जो इंडिया से प्राप्त होती है उसका इनकम टैक्स में किस प्रकार से ट्रीटमेंट होता है। तो आपने समझ लिया कि इसको एक बार तो टोटल इनकम में ऐड करते हैं, और बाद में जो इस इनकम पर टैक्स बनता है वह टैक्स का इफेक्ट यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर देते हैं। टैक्स के प्रभाव को समाप्त करने के लिए टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम को घटा देते हैं। तो इस प्रकार से पूरे इनकम टैक्स में एग्रीकल्चरल इनकम की व्यवस्था की जाती है, चाहे वो इनकम एग्रीकल्चरल इनकम विदेश से हो या एग्रीकल्चरल इनकम इंडिया से हो। तो आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि इनकम टैक्स एग्रीकल्चरल इनकम की किस प्रकार व्यवस्था करता है। स्टूडेंट्स, तो अब यह आवश्यकता बन गई कि हम लोग एग्रीकल्चर इनकम को ठीक प्रकार से समझें, क्योंकि अगर इनकम टैक्स के नज़रिए के अनुसार यदि हम एग्रीकल्चर इनकम को ठीक प्रकार से नहीं समझेंगे तो एग्रीकल्चर इनकम की गणना नहीं कर पाएंगे, और एग्रीकल्चरल इनकम की यदि गणना नहीं कर पाएंगे तो इसकी ठीक प्रकार से ITR में हम व्यवस्था नहीं कर सकते। तो आइए हम लोग अब एग्रीकल्चरल इनकम को समझते हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम इंडिया में क्या क्या शामिल है, किसी इनकम को कब एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है और कब उसे नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है, एग्रीकल्चर इनकम होने के लिए कौन कौन से कंडीशंस, कौन कौन सी शर्तें होती हैं। तो इन सब का डिटेल में हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चरल इनकम का उल्लेख इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A में दिया गया है। स्टूडेंट्स, इसके अनुसार
एग्रीकल्चरल इनकम में जो मद शामिल हैं उनमें से सबसे पहला जो पॉइंट है वह है रेंट और रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड, भूमि से प्राप्त किराया अथवा लगान। स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है कि जो किसान होता है वह अपनी एग्रीकल्चरल लैंड को किसी दूसरे व्यक्ति को खेती के लिए ही सौंप देता है और उसके बदले में वह उस व्यक्ति से किराया अथवा लगान लेता है। तो इस प्रकार किराया अथवा लगान प्राप्तकर्ता की कृषि आय होती है, एग्रीकल्चरल इनकम होती है। स्टूडेंट, यहाँ यह भी हो सकता है कि जो किराया अथवा लगान है वह कैश के रूप में मिले, यानी नगद में प्राप्त हो, यानी किराएदार मालिक को, खेत के मालिक को नगद में पैसे किराए के रूप में भुगतान करे, या ऐसा भी हो सकता है कि वह एग्री प्रोड्यूस के रूप में भुगतान करे। जैसे गेहूं की खेती करता है तो उसमें से गेहूं का कुछ हिस्सा यानी कुछ क्विंटल गेहूं जो है वो किराए के रूप में खेत के मालिक को दे देता है। तो यह दोनों ही रूप में हो सकता है, यानी चाहे वह कैश के रूप में प्राप्त करे या एग्री प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त करे, या एक स्थिति और हो सकती है कि वह कुछ हिस्सा किराए का नगद प्राप्त करे और कुछ हिस्सा एग्री प्रोड्यूस के रूप में प्राप्त करे। अब प्रश्न होता है कि जब हम उस करदाता की आय में एग्रीकल्चरल इनकम शामिल करेंगे जो इस लगान या किराए का प्राप्त करता है, तो क्या नगद शामिल करेंगे कि एग्री प्रोड्यूस भी शामिल करेंगे? तो यहाँ पर जिस प्रकार की व्यवस्था हो, यानी नगद है तो केवल जो नगद में प्राप्त करता है वही उसकी आय हो जाएगी। यदि वह एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के रूप में लगान लेता है, प्राप्त करता है, तो एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस हैं उनको रुपए में बदलेंगे, यानी उनका जो मार्केट प्राइस है उसके अनुसार उनकी कीमत ज्ञात करेंगे और जो कीमत होगी वह लगान या किराए की प्राप्ति मानी जाएगी और इस प्रकार से यह उस करदाता की कृषि आय में शामिल किया जाएगा। एग्रीकल्चरल इनकम का जो अगला आइटम है, अगला मद है, वह है इनकम डेराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड बाय एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, यानी यदि कृषि भूमि पर कृषि क्रियाओं के कारण यदि कोई आय उत्पन्न होती है तो उसे भी कृषि आय में शामिल किया जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में भूमि को जोतना, सिंचाई करना, बीज बोना, निराई गुड़ाई करना, पौधों की कटाई छटाई करना आदि शामिल है। स्टूडेंट्स, यदि लैंड से या एग्रीकल्चर से कोई ऐसी आय उत्पन्न होती है जिसके लिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की ही नहीं गई हो, ये एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस परफॉर्म किए ही नहीं गए हों, तो वह आय एग्रीकल्चरल इनकम होने के बावजूद भी एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। स्टूडेंट्स, जंगल में तमाम तरीके के झाड़ियाँ, पेड़ पौधे अपने आप स्वतः उगते हैं और यदि इनको काट करके बेचा जाए या इनसे जो कृषि उपज प्राप्त होती है या इनके जो फल हैं उनको यदि मार्केट में बेचा जाए और उससे कोई आय उत्पन्न होती है तो यह कृषि आय नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि एक तो यह आय बिना एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के प्राप्त हुई हैं, क्योंकि ये पेड़ स्वतः उगे हुए हैं और इसके लिए कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ या एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं किया गया है। स्टूडेंट्स, आप सबको बता दें कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेज राजा विनय कुमार शाह राय के मुकदमे में दिया गया है और इसमें बहुत साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, एग्रीकल्चरल जो ऑपरेशंस होते हैं, उनको दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला बेसिक ऑपरेशंस। बेसिक ऑपरेशंस का मतलब प्राथमिक क्रियाएं, मतलब जिसमें शामिल है भूमि को जोतना, उसको पौधा लगाने योग्य बनाना, जिसके लिए सिंचाई करना, उसमें फर्टिलाइज़र डालना, बीज बोना आदि। और जब पौधे उग आते हैं
तो पौधे उगने के बाद जो क्रियाएं की जाती हैं वह दूसरे प्रकार की एक्टिविटीज में आती हैं, जिनको सेकेंडरी एक्टिविटीज कहते हैं, सहायक क्रियाएं या द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं, जिसके अंतर्गत पौधों की कटाई छटाई करना, उनसे खरपतवार निकालना, खड़ी फसल को काटना, उससे दाने अलग करने की प्रक्रिया आदि करना, उन्हें मार्केट में बेचने योग्य बनाना। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों एक्टिविटीज़ में से पहली एक्टिविटीज़ का होना अनिवार्य बताया है, अर्थात कृषि आय के संबंध में बेसिक एक्टिविटीज होना, प्राथमिक क्रियाएं होना। प्राथमिक क्रियाएं का मतलब पौधा निकलने के पहले तक की जो क्रियाएं होती हैं उनको हम बेसिक एक्टिविटीज कहते हैं, फंडामेंटल एक्टिविटीज कहते हैं। तो फंडामेंटल एक्टिविटीज भी मस्ट, ये अनिवार्य है, ये होनी ही चाहिए। अगर ये नहीं हुई है ना तो वह एग्रीकल्चरल इनकम मानी ही नहीं जाएगी। एक और एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, आप सबने देखा होगा सिंघाड़ा। सिंघाड़ा एक होता है जो तालाब में पाया जाता है, तालाब में होता है। और तालाब में ये कैसे, इसकी खेती नहीं की जाती है, इसको बोया नहीं जाता है और इसके संबंध में कोई बेसिक एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं की जाती है। इसलिए यदि कोई तालाब से सिंघाड़े इकट्ठा करता है और उसे फिर बाजार में बेचता है तो इससे होने वाली इनकम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी। यद्यपि यह लैंड से डेराइव है, यानी ज़मीन पर ही पैदा होता है, कृषि उत्पाद है, लेकिन इसके लिए बेसिक एक्टिविटीज़ नहीं की गई हैं। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है। यह जो दूसरा पॉइंट है वो यह कहता है कि यदि कोई आय कृषि क्रियाओं के करने से यदि हुई है तो उसे हम एग्रीकल्चरल इनकम कहेंगे। जैसे कोई किसान है या कोई कृषि भूमि का किराएदार है या पट्टेदार है और वह उस भूमि पर कृषि क्रिया करता है, खेती का काम करता है और उससे उसको कोई आय प्राप्त होती है तो वह कृषि आय कहलाएगी। तीसरा जो पॉइंट है वह है इनकम फ्रॉम मेकिंग एग्री प्रोड्यूस फिट फॉर मार्केट, अर्थात कृषि उपज को बाजार में बिकने योग्य बनाने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं उनसे होने वाली आय को भी कृषि आय कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप सबने बांस का पौधा तो देखा होगा ना, बांस, बैम्बो सीधे मार्केट में नहीं बिकता है। मार्केट में बैम्बो के प्रोडक्ट्स बिकते हैं, हैंडीक्राफ्ट बिकते हैं, इससे तमाम तरीके की वस्तुएं बनाई जाती हैं जो मार्केट में बिकती हैं। अब मान लीजिए कोई किसान है जो बैम्बो की खेती करता है और वह अपने बैम्बो से टोकरियां बनाता है और उसे बाजार में बेचता है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि बांस की वैल्यू जो होगी वो एग्रीकल्चरल इनकम होगी कि टोकरियों की वैल्यू एग्रीकल्चरल इनकम होगी। भाई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो बांस है कि टोकरी है? बांस है ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुद्दा अलग है। यदि कोई प्रोडक्ट सीधे मार्केट में नहीं बिक सकता बल्कि उसको रूपांतरित करके मार्केट में बेचा जाता है तो उसके रूपांतरण पर जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती हैं उनसे होने वाली आय, जैसे यहाँ के केस में देखें कि टोकरी बनाने से होने वाली आय भी एग्रीकल्चरल इनकम होगी। और यहाँ पर यदि टोकरियाँ बेचने से 500 रुपये मिलते हैं तो यह 500 का पूरा पैसा जो है वह एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगी। एग्रीकल्चरल इनकम का जो अगला पॉइंट है वह है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, अर्थात एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को मार्केट में बेचने से जो इनकम होती है उसे भी एग्रीकल्चरल इनकम कहते हैं। यदि कोई किसान अपनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, अपनी उपज को, अपनी खेती की पैदावार को सीधे बाजार में दुकान लगा करके बेचता है, ठेला लगा के बेचता है, सब्जी बेचता है, तो उससे जो आय प्राप्त होगी वह आय भी एग्रीकल्चरल इनकम होगी। यद्यपि वो दुकान लगाता है तो दुकान या व्यापार जो है वो व्यापार शीर्षक में कर योग्य होना चाहिए, लेकिन अगर वो अपने खेत का पैदावार बाजार में दुकान लगा करके बेचता है तो उस दुकान से होने वाली आय को भी एग्रीकल्चरल इनकम के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम नर्सरी। स्टूडेंट, पौधशाला से यदि कोई आय प्राप्त होती है तो वह भी एग्रीकल्चर इनकम में शामिल की जाती है। अर्थात कोई किसान यदि अपने खेत में नर्सरी उगाता है, यानी पौधशाला में पौधे उगाता है और बेबी प्लांट्स जो छोटे प्लांट्स हैं उनको यदि वह बेचता है तो उससे भी जो इनकम प्राप्त होगी वह भी एग्रीकल्चर इनकम में ही शामिल की जाएगी। स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चरल इनकम में शामिल जो लास्ट मद है वह है इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, अर्थात खेत के भवन से होने वाली आय। यदि कोई मकान एग्रीकल्चरल लैंड पर बना है या उसके बिल्कुल करीब बना है तो कुछ कंडीशंस को पूरा करने के बाद ऐसे मकान से होने वाली आय भी कृषि आय में शामिल की जाएगी। स्टूडेंट्स, यहाँ स्पष्ट होता है कि फार्म हाउस की इनकम को एग्रीकल्चर इनकम माना जा सकता है, लेकिन यह तब माना जाएगा जब कुछ कंडीशंस जो इनकम टैक्स कंडीशंस लगाता है वो कंडीशंस यदि फुलफिल होती हैं तभी इसकी आय को एग्रीकल्चरल इनकम में शामिल किया जा सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि फार्म हाउस की इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम में कब शामिल किया जाता है, किन शर्तों के पूरा करने पर इसे एग्रीकल्चरल इनकम के रूप में शामिल किया जा सकता है। तो इसकी जो पहली शर्त है वह यह है, फार्म हाउस मस्ट बी सिचुएटेड एट एग्रीकल्चरल लैंड आर वेरी क्लोज टू एग्रीकल्चरल लैंड एंड लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। अर्थात यह फार्म हाउस कृषि भूमि पर स्थित होना चाहिए अथवा कृषि भूमि के बिल्कुल निकट स्थित होना चाहिए, और साथ ही साथ यह भूमि जिस पर मकान बना हुआ है वह भारत में स्थित होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन इज एसएससी हैव राइट इन लैंड, अर्थात जो करदाता है उसका फार्म हाउस की भूमि पर अधिकार होना चाहिए। अधिकार किस प्रकार का, या तो वह मालिक हो, ओनर हो, या वह किराएदार हो, उसके पास कोई किराएदारी हो, या वो पट्टेदार हो, या उसे वह यह भूमि बंधक के रूप में प्राप्त हुई हो, या फार्म हाउस के भूमि पर उसका कोई अन्य प्रकार का अधिकार हो। कंडीशन नंबर थर्ड इज द लैंड इज एसेस्ड बाई आइदर लैंड रेवेन्यू और अ लोकल रेट एसेस्ड एंड कलेक्टेड बाई द गवर्नमेंट ऑफिसर, अर्थात इस भूमि के संबंध में लैंड रेवेन्यू लगता हो या स्थानीय सत्ता द्वारा, स्थानीय सरकार द्वारा कोई अन्य लैंड रेवेन्यू या इस प्रकार का कोई लगान या कर वसूला जाता हो। और यदि इस भूमि पर कोई लैंड रेवेन्यू या लगान नहीं लगता है तो वह भूमि जिस पर फार्म हाउस स्थित है वह ऐसे जगह पे होनी चाहिए जिसकी जनसंख्या 10,000 से कम हो, अथवा फार्म हाउस की जमीन ऐसे शहर या कंटोनमेंट एरिया जिसकी जनसंख्या 10,000 से ज़्यादा है लेकिन 1 लाख से अधिक नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में उस शहर की बाउंड्री के 2 किलोमीटर के बाहर स्थित हो, अथवा फार्म हाउस की ज़मीन ऐसे शहर जिसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है किंतु 10 लाख से अधिक नहीं है की सीमा के 6 किलोमीटर दूर स्थित हो, अथवा ऐसी भूमि जिस पर फार्म हाउस बना है वह ऐसे शहर जिसकी आबादी 10 लाख से अधिक है की सीमा के 8 किलोमीटर बाहर स्थित हो। और यहाँ पर जो दूरी है चाहे वह 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है या 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है या 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसके लिए हवाई दूरी को मेजर किया जाएगा। सरफेस टू सरफेस का डिस्टेंस मायने नहीं रखता है या उनकी जो कनेक्टिविटी है उसको यहाँ पर हम मेजर नहीं करेंगे। यहाँ पर इनकम टैक्स जो है वह हवाई दूरी को मेजर करता है। इस प्रकार यदि फार्म हाउस से होने वाली आय के संबंध में यह तीनों शर्तें लागू होती हैं तो वह इनकम एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम लोगों ने देखा
कि एग्रीकल्चरल इनकम में क्या क्या शामिल है, और एग्रीकल्चरल इनकम में ये 6 प्रकार की आयें शामिल होती हैं, जिसमें रेंट और रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड, income derived from agricultural land by the agricultural operations, income from making produce fit for market, income from sale of agricultural produce, income from nursery, income from farm house. इन सबको एग्रीकल्चरल इनकम में शामिल किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एसेंशियल फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम की, अर्थात एग्रीकल्चरल इनकम की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं या किन विशेषताओं के होने पर किसी आय को एग्रीकल्चरल इनकम माना जा सकता है। तो इसमें जो सबसे पहली विशेषता है वह है कि लैंड मस्ट बी सिचुएटेड इन इंडिया। यह तो हम लोग देखते ही आ रहे हैं कि जो कृषि आय जहाँ से हो रही है वह भूमि कहाँ होनी चाहिए, तो भारतीय बाउंड्री में होनी चाहिए, भारत की सीमाओं में होनी चाहिए, सीमाओं के अंदर होनी चाहिए। दूसरा, लैंड मस्ट बी यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज। वह भूमि जिससे एग्रीकल्चरल इनकम हो रही हो वह खेती के काम में प्रयुक्त होती हो। थर्ड फीचर इज एग्रीकल्चरल इनकम मस्ट बी डायरेक्टली रिलेटेड फ्रॉम द एग्रीकल्चरल लैंड। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझना बड़ा ज़रूरी है, जिसके अनुसार जो एग्रीकल्चरल इनकम है वह लैंड से डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए, डायरेक्टली लैंड से कनेक्टेड होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए कि कोई एक किसान है जो गेहूँ पैदा करता है। अब उसने गेहूँ पैदा की और उसने एक अड़हतिये को, एक बनिए को, एक गल्ला व्यापारी को अपना गेहूँ बेच दिया। तो इस प्रकार से किसान की जो इनकम हुई वह तो एग्रीकल्चरल इनकम हुई। क्यों? क्योंकि किसान की इनकम कहाँ से डिराइव्ड हुई, तो इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड बाय द एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। तो अभी हमने देखा कि ये एग्रीकल्चरल इनकम होगी। लेकिन क्या अब यदि वह व्यापारी उसे मंडी में ले जा कर के किसी और व्यापारी को बेच दे तो क्या व्यापारी की इनकम एग्रीकल्चर इनकम होगी? नहीं, उसकी इनकम जो है वो बिजनेस की इनकम होगी, व्यापार की इनकम होगी, एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी। जबकि उसने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को मार्केट में बेचा। हम लोगों ने एग्रीकल्चरल इनकम में जब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बेचने से होने वाली इनकम देखा था तो वहाँ हमने आपको बताया था कि जब किसान सीधे मंडी में ले जाकर के बेचता है, सीधे उपभोक्ता को बेचता है, तो उस कंडीशन में किसान की इनकम एग्रीकल्चर इनकम होगी, क्योंकि वह सीधे खेती से सामान को ले आता है और दुकान लगा करके बाजार में बेचता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसकी फसल को खरीद करके और बाद में बाजार में बेचता है तो यह इनकम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी, भले ही यह एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में डील की जा रही हो। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि व्यापारी की इनकम डायरेक्टली लैंड से रिलेटेड नहीं है, वही किसान की जो इनकम है वह डायरेक्टली लैंड से रिलेटेड है। स्टूडेंट, फोर्थ फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इज रिसीवर ऑफ इनकम मस्ट हैव इंटरेस्ट इन लैंड। अर्थात आय प्राप्तकर्ता का उस जमीन में हित होना चाहिए, उसका उस लैंड पर कोई राइट होना चाहिए, चाहे वह उस लैंड का मालिक हो, चाहे वह उसका किराएदार हो या उसका पट्टेदार हो, या वह भूमि उसे बंधक में प्राप्त हुई हो या वह भूमि उसके पोजीशन में हो। स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जो सड़क के किनारे खाली पड़ी ज़मीन या रेलवे जो होती है उसके अगल बगल में काफ़ी ज़मीनें होती हैं रेलवे की, उन ज़मीनों पर कब्जा कर लेता है और उस पर कोई खेती करता है और उससे उसको कोई इनकम प्राप्त होती है। तो क्या ये एग्रीकल्चर इनकम होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आय प्राप्तकर्ता का आय उत्पन्न होने वाली ज़मीन पर कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। इसलिए बिना अधिकार के यदि कोई व्यक्ति किसी ज़मीन से कोई कृषि आय उत्पन्न करता है तो वह उसकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में शामिल होगी, एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी जाएगी। एग्रीकल्चरल इनकम की जो अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगला जो फीचर है
वह है द बेसिक ऑपरेशन वेयर कैरिड आउट ऑन लैंड। अभी हमने बेसिक ऑपरेशंस की बात आप सबको बताई थी। बेसिक ऑपरेशन का मतलब भूमि से पौधा निकलने के पहले तक की जो क्रियाएं होती हैं उनको बेसिक ऑपरेशंस कहते हैं। और यदि बेसिक ऑपरेशंस नहीं हुई हैं तो वह एग्रीकल्चरल इनकम नहीं कही जाएगी, भले ही बाद की सारी क्रियाएं। स्टूडेंट्स, मान लें जैसे एक कोई किसान है, उसने अपनी फसल लगाई और बीच में ही उसको पैसे की ज़रूरत थी, तो उसने क्या किया कि एक व्यक्ति से अपनी फसल को, जो कि अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, उस खड़ी फसल को उसने किसी दूसरे के हाथ में बेच दिया कि भाई देखो अब आगे की खेती है ना वो तुम करना और जो फसल होगी उसको बेचना, हमें इतने पैसे दे दो और पूरी फसल तुम काट लेना। तो यहाँ पर देखें, किसान को जो पैसे मिलेंगे ना, अधूरी फसल के ही पैसे मिलेंगे, वह उसकी एग्रीकल्चरल इनकम होगी। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो उस खड़ी फसल को खरीदता है और इंतज़ार करता है कि वो खड़ी फसल तैयार हो जाए और आगे उसमें बाकी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ करता है, जैसे फसल को काटना, उसकी मड़ाई करना, उसमें से दाने निकालना और प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने योग्य बनाना और फिर उसे बेचना। तो इस प्रकार से दूसरे जो व्यक्ति की इनकम होगी वह उसकी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसने बेसिक एक्टिविटीज़ नहीं करी है। बेसिक एक्टिविटी किसने की थी? किसान ने की थी। तो किसान की इनकम जो है वो एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगी, जबकि वही जो सेकेंड पर्सन है जिसने खड़ी फसल को खरीदा था, उसने उस फसल से संबंधित सेकेंडरी एक्टिविटीज़ तो की लेकिन बेसिक एक्टिविटीज़ नहीं की थी, इसलिए उसकी इनकम जो है वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी बल्कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी। तो इस प्रकार से यदि कोई इनकम हो जो ऐसा लगे कि एग्रीकल्चर इनकम है या ऐसा लगे कि वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है और उस पर आपको कोई डिसीजन लेना हो, तो आप इन एसेंशियल फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर्स इनकम के आधार पर आप फैसला ले सकते हैं। यदि ये सारे एसेंशियल फीचर्स उस इनकम से रिलेटेड हैं तो वह इनकम एग्रीकल्चर इनकम है, और यदि इनमें से कोई मिसिंग है तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम लोगों ने एग्रीकल्चरल इनकम में क्या क्या शामिल है यह समझा, और एग्रीकल्चरल इनकम में कोई आय कब शामिल होगी, उसके लिए क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इस बात को देखा। अब आइए हम लोग कुछ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में बात करते हैं, जो एक्चुअली में देखने में तो लगती हैं कि ये एग्रीकल्चरल इनकम है, लेकिन वे एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होती हैं। ये लैंड से रिलेटेड हैं, भूमि से संबंधित हैं, ज़मीन से ही जुड़ी हुई हैं, लेकिन इनको नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में शामिल किया जाता है। और यह निर्णय किस आधार पर लिया जाता है? तो यह निर्णय इस आधार पर लिया जाता है कि इस इनकम के संबंध में कृषि आय की जो विशेषताएं हैं वह पूरी नहीं होती हैं, वो लागू नहीं होती हैं, इसीलिए इस इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहा जाता है। तो ये एक अच्छा प्रयास होगा हम लोगों का कि हम लोग एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के मध्य जो भेद है, जो अंतर है, वो समझ पाएंगे, और साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर इनकम होने के लिए जो विशेषताएं हैं उनको भी हम लोग इसकी सहायता से याद कर सकते हैं। तो आइए देखें, सबसे पहला जो इनकम है वो है इनकम फ्रॉम मार्केट्स। अब यहाँ देखें, मान लीजिए कोई ज़मीन है और वहाँ पर मंडी लगती है, तो क्या मंडी में जो दुकानें लगती हैं, जो चुंगी देती हैं, जो पैसा देती हैं उस ज़मीन के मालिक को, क्या वह इनकम एग्रीकल्चर इनकम होगी? किस आधार पर हम उसे एग्रीकल्चर इनकम बना सकते हैं? तो देखें, पहली बात यह हो सकता है कि वह ज़मीन भारत में हो, तो सही बात है, भारत में तो थी। लेकिन दूसरी बात भी हो सकती है कि जब मार्केट नहीं लगता है तो उसमें खेती की जाती है। मान लीजिए कुछ महीने तक उसमें फसल लगाई जाती है और कुछ महीने में मेले और मंडियाँ लगती हैं, जिससे कि किसान को इनकम होती है। तो यहाँ पर वह भूमि खेती में प्रयोग भी होनी चाहिए, हो सकती है। मालिक भी उसका है, डायरेक्टली रिलेटेड टू लैंड भी है, भाई ज़मीन से ही तो प्राप्त हो रही है ना। लेकिन यहाँ देखें, क्या इस आय को कमाने के लिए कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म की गई हैं? नहीं।
तो अगर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं हुई है तो यह इनकम एग्रीकल्चर इनकम हो ही नहीं सकती। इसलिए मंडियों या मार्केट्स या हाट बाजार की जो इनकम होती है वह एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होती है, बल्कि वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होती है। ऐसे ही अगली जो इनकम है वो है इनकम फ्रॉम स्टोन क्वेरीज, अर्थात पत्थर के खदानों से होने वाली आय। देखिए यह डायरेक्टली रिलेटेड टू लैंड तो है भाई, जिसकी ज़मीन है वह उसमें से पत्थर निकालता है या पत्थर की खान है वहाँ पे, तो उसमें से जो स्टोन्स हैं वो काट के निकालता है और उसे मार्केट में बेचता है, तो ये लैंड से ही तो डेराइव्ड है। लेकिन क्या इसके लिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की गई? क्या नहीं की गई। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं हुई, इसलिए यह इनकम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी। अगला है इनकम फ्रॉम माइनिंग रॉयल्टी। स्टूडेंट यहाँ पे समझें कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसकी ज़मीन में नीचे कोई मिनरल्स हैं और वह उस मिनरल्स को निकालने वाले व्यक्ति से कुछ पैसे लेता है, रॉयल्टी प्राप्त करता है, अधिकार शुल्क लेता है। तो क्या यह इनकम एग्रीकल्चर इनकम होगी? यद्यपि इनकम डायरेक्टली रिलेटेड फ्रॉम लैंड है, यह भूमि से ही संबंधित है। ओनर्स को क्यों प्राप्त होती है? क्योंकि उस भूमि का प्रयोग होता है, उससे मिनरल्स निकाले जाते हैं। जैसे फसल उगाई जाती है ऐसे मिनरल्स निकाले जाते हैं। तो यह तो एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि क्या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की गई है? क्या कोई बेसिक एक्टिविटी परफॉर्म की गई हैं इसके संबंध में? नहीं। तो बाकी सारी बातें होने के बावजूद, कृषि आय की अन्य शर्तें पूरी करने के बावजूद, चूँकि एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस नहीं की गई हैं, इसलिए इससे होने वाली इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम नहीं माना जाएगा। यद्यपि हम लोगों ने जब एग्रीकल्चरल इनकम देखा था तो उसमें हमने सबसे पहले ही आपको बताया था कि रेंट और रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इज एन एग्रीकल्चरल इनकम। लेकिन यहाँ पर बेसिक एक्टिविटीज हुई हैं क्या? नहीं हुई हैं। क्या उस जमीन का प्रयोग कृषि कार्य के लिए किया जा रहा है? तो यदि नहीं तो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी। ओके, अगली इनकम की बात करें तो इनकम फ्रॉम सेल्फ ग्रोन ग्रास ट्रीज। इसकी भी बात मैंने आपको बताई थी कि सेल्फ ग्रोन ग्रास, जैसे जंगल में झाड़ियाँ उगी हैं या पेड़ पौधे उगे हैं और उनको काट करके बेचने से होने वाली आय है, तो वहाँ पर भी इनको उगाने के लिए बेसिक एक्टिविटीज़ नहीं की गई हैं, इसलिए इसको नॉन एग्रीकल्चरल इनकम कहेंगे। वही है इनकम फ्रॉम फिशरीज, मत्स्य पालन, मछली पालन से होने वाली आय भी चूँकि बेसिक ऑपरेशंस इसमें नहीं होता है, कृषि की क्रिया नहीं की जाती है, इसलिए ऐसी इनकम जो मत्स्य पालन से प्राप्त होती है, मछली पालन से प्राप्त होती है, वह भी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होती है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, यदि एग्रीकल्चरल लैंड को ही बेच दिया जाए, खेती की ज़मीन को ही बेच दिया जाए, तो भाई उस ज़मीन में उसका अधिकार था, खेती के लिए प्रयोग हो रहा था, भारत में स्थित है, लेकिन क्या इसके संबंध में कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की गई? क्या मतलब खेती बेचने के लिए खेती में कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की गई क्या? या खेती बेचना कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है क्या? यदि नहीं है तो ये एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी। और वो भी ये क्या है? कैपिटल गेन है, पूंजी संपत्ति को बेचने से होने वाली आय है। इसको हम लोग कैपिटल गेन शीर्षक में पढ़ेंगे। अगला है इनकम फ्रॉम ब्रिक्स मेकिंग, ईंट भट्ठे से होने वाली आय। ईंट भट्ठे की आय कैसे होती है? ईंट कैसे बनती है? तो खेत की मिट्टी से बनती है। उस खेत पे खेती भी हो सकती है, वह कृषि भूमि भी हो सकती है, लेकिन क्या ईंट बनाने के लिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की गई क्या? कि उसकी गुड़ाई, निराई या उसमें बीज बोना या पौधे निकलने के पहले जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं, क्या वो सारी एक्टिविटीज़ इस मिट्टी के संबंध में किया गया क्या? या ब्रिक्स मेकिंग के लिए किया गया क्या? नहीं किया गया। और यह एग्री प्रोड्यूस भी नहीं है, इसलिए ईंट भट्टे से जो होने वाली आय है वह एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी जाएगी, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी। इनकम फ्रॉम डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, मुर्गी पालन या डेयरी फार्म से होने वाली इनकम को भी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम माना जाता है, क्योंकि इसके संबंध में भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की जाती हैं। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का यहाँ कोई काम नहीं है, इसलिए डेयरी और मुर्गी पालन या सुअर पालन वगैरह होता है, तो इसको भी नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में
शामिल किया जाता है और यह नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होती है। अगला है इनकम फ्रॉम साल्ट फार्मिंग। नमक की खेती की जाती है। नमक कैसे बनता है आप सबको पता है। अब देखें, जब समुद्र में हाई टाइड आता है तो समुद्र के आसपास की ज़मीन पर क्यारियां बना दी जाती हैं ताकि वो हाई टाइड का जो पानी है जिसमें ढेर सारे मिनरल्स हैं, साल्ट हैं, घुले हुए हैं, वह उन क्यारियों में इकट्ठा हो जाए। और जब वह हाई टाइड वापस चला जाता है, समुद्र का पानी पीछे खसक जाता है, तो बाद में ये क्यारियों में रुका हुआ पानी सूख जाता है और जो मिनरल्स पानी में घुले हुए हैं वह उस ज़मीन पे इकट्ठा हो जाते हैं और उन्हीं को खोद करके उनको प्रोसेस करके नमक बनाया जाता है, जो नमक हम लोग खाते हैं। तथा इस पूरी प्रक्रिया को नमक की खेती करना कहते हैं। तो यद्यपि देखने में तो लगता है कि ये फार्मिंग है, खेती करना है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है, भारत में स्थित है, लेकिन इसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं हुई है, वो भी बेसिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं हुई है, इसलिए ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होती है। इनकम फ्रॉम इमेज वीडियो शूटिंग इन फार्म। आप सब बहुत सारे मूवीज़ में देखते हैं, अब तो थोड़ा कम आता है, पहले की मूवीज़ में देखें तो चाय के बागानों में शूटिंग होती थी, अन्य फूलों के बागान या फलों के बागान में शूटिंग की जाती थी, टीवी सीरियल्स की या मूवीज़ की। और जो लोग ये पिक्चर बनाते थे या मूवी सीरियल बनाते थे वह उस बागान के मालिक को या किसान को उसके बदले में कुछ पैसे देते थे। वह इनकम क्या एग्रीकल्चर इनकम होगी? नहीं, वह एग्रीकल्चर इनकम इसलिए नहीं होगी क्योंकि वह खेती से संबंधित नहीं है। शूटिंग जो है वो खेती की क्रिया नहीं है, इसलिए उससे होने वाली इनकम भी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सी ऐसी इनकम है जो लैंड से रिलेटेड तो है, डायरेक्टली लैंड से कनेक्टेड तो है, लेकिन वह एग्रीकल्चरल इनकम नहीं माना जाता है। और क्यों नहीं माना जाता है तो इसको भी हम लोगों ने समझा। स्टूडेंट्स, कभी कभी कुछ जो कंपनियां होती हैं, कुछ फैक्ट्रीज होती हैं, वो अपने फार्म रखती हैं और उन फार्म पर एग्री प्रोड्यूस उत्पादित करती हैं और फिर उन फैक्ट्रियों में उन एग्री प्रोड्यूस को प्रोसेस किया जाता है और उससे जो फिनिश्ड गुड बनता है उसको बेचा जाता है। और इस प्रकार से जो इनकम होती है, यदि उसकी हम लोग बात करें तो यहाँ पर उसका एक हिस्सा एग्रीकल्चरल इनकम होता है जबकि दूसरा हिस्सा इनकम फ्रॉम बिजनेस माना जाता है। और इनकम टैक्स में इसे पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम के नाम से जाना जाता है। पार्टली इसलिए ही कहते हैं क्योंकि पूरी इनकम को दो हिस्से में बांट दिया जाता है। एक हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर इनकम हो जाता है और दूसरा हिस्सा जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होता है। स्टूडेंट्स, इस बात का निर्धारण कि कौन सा हिस्सा एग्रीकल्चरल इनकम होगा और कौन सा हिस्सा नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगा, इसके लिए इनकम टैक्स रूल की मदद ली जाती है। इनकम टैक्स रूल की बातें हम लोगों ने करी थी, शुरू में हमने बताया था कि इनकम टैक्स का जब हम लोग अध्ययन करेंगे ना तो उसमें इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधान तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। एक इनकम टैक्स रूल है 1962, इनकम टैक्स एक्ट है 1961, जबकि रूल जो है वह है इनकम टैक्स रूल 1962। ये अलग है, ये अलग अध्यादेश है। कुछ लोग ये समझते हैं कि इनकम टैक्स और इनकम टैक्स रूल एक ही है, तो यह ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स का अधिनियम अलग है और रूल का अधिनियम अलग है, दोनों के काम भी अलग है। इनकम टैक्स जो है ना, टैक्सेबल इनकम और उसका असेसमेंट प्रोसेस को बताता है, टैक्स लायबिलिटी को ज्ञात करना बताता है, जबकि जहाँ पर इनकम के कैलकुलेशन की बात आती है वहाँ पर इनकम टैक्स रूल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पार्टली इनकम से रिलेटेड जो बातें हम लोग देखने जा रहे हैं वह इनकम टैक्स से रिलेटेड नहीं है, इनकम टैक्स में इसका उल्लेख नहीं है, इनकम टैक्स रूल में इसका उल्लेख है। और इस संबंध में इनकम टैक्स रूल नंबर 7, 7A, 7B1 और 7B1A तथा रूल नंबर 8 के प्रावधान लागू होते हैं। आइए इनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ इस टेबल में देखें तो एक तरफ हमने ऐसी इनकम्स का उल्लेख किया है जो पार्टली एग्रीकल्चरल और पार्टली नॉन एग्रीकल्चरल हो सकती हैं, और दूसरा जो खाना है वह है
कि उसमें एग्रीकल्चरल इनकम कितना होगा, और तीसरा जो खाना है वो बताएगा कि इसमें नॉन एग्रीकल्चरल कितना हिस्सा होगा, और जो अंतिम खाना है वो ये बताएगा कि इसके लिए रूल नंबर कौन सा अप्लाई होता है, अर्थात इनकम टैक्स का कौन सा रूल नंबर यहाँ पर इस आय के संबंध में अप्लाई होता है, इस बात को हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी इन इंडिया। भारत में चाय के उत्पादन या चाय के मैन्युफैक्चरिंग से जो इनकम होती है, यदि उसकी हम बात करें तो इसका 60% हिस्सा एग्रीकल्चरल इनकम होता है और 40% हिस्सा नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होता है, और इस पर इनकम टैक्स के रूल नंबर 8 के प्रावधान लागू होते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति यदि चाय के उत्पादन से जुड़ा हुआ है तो चाय के उत्पादन से जो उसको आय प्राप्त होगी उसका 60% उसकी कृषि आय यानी एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी, जबकि 40% हिस्सा नॉन एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा। वहीं दूसरे इनकम की बात करें तो इनकम फ्रॉम ग्रोइंग रबर और लैटेक्स। रबर पेड़ से मिलता है, आप सब जानते हैं कि पेड़ के रस से, पेड़ के तने के जो रस से, जिसको लैटेक्स कहते हैं, उससे रबर बनाया जाता है। अब सीधे लैटेक्स मार्केट में तो बिकता नहीं है, बिकता तो रबर है, और रबर बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो या तो लैटेक्स खरीदती हैं या कभी कभी ऐसा होता है कि जो कंपनियां हैं वह लैटेक्स के लिए अपने रबर के बागान लगाए हुए हैं, अपने फार्म पर रबर के पौधे लगाए हुए हैं, और उनसे जो लैटेक्स पैदा होता है उसको अपनी फैक्ट्री में रबर बनाने के काम में ले आते हैं। अब यहाँ पर देखें कि यदि कोई फैक्ट्री है जो अपने बागान के लैटेक्स का इस्तेमाल करके और रबर बनाने का काम करती है, तो ऐसी परिस्थिति में उस फैक्ट्री की जो इनकम होगी या उस व्यक्ति की जो इनकम होगी वह 65% उसका हिस्सा एग्रीकल्चरल इनकम होगा, जबकि 35% हिस्सा जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगा। और इस संबंध में इनकम टैक्स का जो रूल है वह रूल नंबर 7A जो है वो अप्लाई होगा। वहीं तीसरे प्रकार की इनकम की यदि बात करें तो इनकम फ्रॉम ग्रोन एंड कर्ड ऑफ कॉफ़ी। स्टूडेंट्स, कॉफ़ी जो है वह कॉफ़ी के पेड़ के बीज से बनाया जाता है, और यह ट्रॉपिकल रीजन में होने वाला पौधा है, और भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो है वो कर्नाटका में होती है। कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटका का जो शेयर है वो लगभग 71% के आसपास का है इंडिया में। तो स्टूडेंट, जो एसएससीज कॉफ़ी का उत्पादन एवं निर्माण भारत में करते हैं और उसका विक्रय करते हैं, तो उनकी कुल आय का 75% हिस्सा एग्रीकल्चरल इनकम माना जाता है, जबकि 25% हिस्सा जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम माना जाता है। और इस संबंध में जो इनकम टैक्स का रूल है वो रूल नंबर B सब रूल नंबर 1 अप्लाई होता है। वहीं चौथे प्रकार की बात करें तो चौथे प्रकार की जो इनकम है वो अभी कॉफ़ी से ही रिलेटेड है, लेकिन यहाँ थोड़ा कॉफ़ी के संबंध में और कुछ बातें जुड़ जाती हैं। इसमें इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफ़ी ग्रोन, कर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड बाय कल्टीवेटर विथ और विदाउट मिक्सिंग चिकोरी और अदर फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट। स्टूडेंट, यदि कोई करदाता कॉफ़ी का उत्पादन करता है, निर्माण करता है, उसको भूनता है, फिर उसकी पिसाई करता है, और उसमें चाहे वह चिकोरी या फ्लेवर्ड कोई मिलाता हो या ना मिलाता हो, यानी वो चाय काफ़ी फ्लेवर्ड बना के बेचता है या नॉन फ्लेवर्ड बेचता है, तो ऐसी परिस्थिति में 60% जो हिस्सा होता है उसकी आय का वह एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा, जबकि 40% जो हिस्सा होता है वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होता है। और इसके संबंध में इनकम टैक्स का जो रूल है वह है 7B1A। ये रूल जो है वो इस संबंध में अप्लाई होता है। लास्ट यानी पांचवें प्रकार की जो पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम की बात है वह है कंपोजिट इनकम, अर्थात संयुक्त आय। जैसे कोई शुगर मिल है और वह अपने फार्म पर शुगर केन यानी गन्ना बनाती है, गन्ना पैदा करती है, और फिर उस गन्ने को अपनी मिल में उसकी पेराई करके और उससे चीनी बनाती है या अन्य कोई प्रोडक्ट बनाती है, तो इस केस में
रूल नंबर 7 अप्लीकेबल होता है, जो यह कहता है कि यदि वह मिल अपने गन्ने को अपने मिल में नहीं प्रयोग करती बल्कि उसे किसी अन्य मिल पर बेचती तो उससे कितने की आय प्राप्त होती, और इस प्रकार से उस आय में से गन्ना उत्पादन करने में जो खर्चा आता है, जो लागत आती है, उसको घटा दिया जाए तो जो पैसा प्राप्त होगा वह हो जाएगा एग्रीकल्चरल इनकम। मतलब जैसे मान लीजिए कि उस मिल ने अपने फार्म से जो गन्ना प्रयोग किया उसकी पूरी कीमत है 2 लाख रुपए, और उस गन्ने को उत्पादित करने में उस चीनी मिल को 50,000 रुपये खर्च हुए हैं। तो अब 2 लाख रुपए में से 50,000 रुपये गन्ने की लागत के घटा दिए जाएंगे, और इस प्रकार से 1,50,000 जो इनकम होगी वह एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी। वहीं यदि वह चीनी मिल उस गन्ने का प्रयोग करके चीनी बनाती है और इस प्रकार से जो चीनी बेचती है उसकी कीमत है 3 लाख रुपए, तो यहाँ पर चीनी बनाने की प्रक्रिया से जो आय है वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। और इसे कैसे प्राप्त किया जाएगा, तो जो फाइनल प्रोडक्ट है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है, उसके बेचने से होने वाली आय, जैसे यहाँ 3 लाख रुपए है, अभी उदाहरण में हम लोगों ने समझा था, में से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की मार्केट प्राइस जो उसने अपने फार्म हाउस से प्रयोग की है उसको घटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो गन्ना 2 लाख रुपए का इस्तेमाल किया तो 2 लाख रुपए का यहाँ पे 2 लाख रुपए को माइनस कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार देखें तो गन्ने से चीनी बदलने से जो आय प्राप्त हुई वह हुई 1 लाख रुपए, और यह 1 लाख रुपए क्या हो जाएगी, तो यह 1 लाख रुपए नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी। यानी यदि कोई प्रोड्यूस मार्केट में बिक सकता है या उसे फिनिश्ड प्रोडक्ट बना करके भी बेचा जा सकता है, तो इस प्रकार का यदि कंपोजिट आइटम है तो उसके लिए ये हमने एक एग्जाम्पल केवल लिया था शुगर का। यहाँ पर बाकी सारे प्रोडक्ट्स के लिए भी, बाकी सारे एग्री प्रोडक्ट्स के लिए भी यही सेम रूल अप्लीकेबल होता है, जिसमें रूल नंबर 7 लागू होगा। स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम लोगों ने एग्रीकल्चर इनकम में क्या क्या शामिल है यह देखा, एग्रीकल्चर इनकम होने के लिए क्या क्या विशेषताएं हैं यह देखा, पार्टली एग्रीकल्चर इनकम का हिसाब किताब कैसे किया जाता है यह देखा। अब यदि कोई इनकम एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर हो गई तो उसका असेसमेंट किस प्रकार से किया जाएगा और इनकम टैक्स के कौन से प्रोविजंस उस संबंध में लागू होंगे, तो आइए हम लोग देखें। यहाँ पर सबसे पहले अगर वह इनकम रेंट और रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड है तो इसके संबंध में जो इनकम टैक्स का प्रोविज़न अप्लीकेबल होगा वह इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के प्रोविजंस अप्लीकेबल होंगे। वहीं दूसरे प्रकार की अगर एग्रीकल्चर इनकम की बात करें, इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, तो इनकम फ्रॉम फार्म हाउस के बारे में यदि हम लोग कहें तो एक हेड है इनकम का, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो देखें जरा, यह भी हाउस और हाउस प्रॉपर्टी में भी हाउस का ही असेसमेंट किया जाता है। तो भले ही ये एग्रीकल्चर इनकम है, फार्म हाउस की इनकम, लेकिन इसका जो असेसमेंट है, इसका जो निर्धारण है, इसकी जो गणना है वह इनकम टैक्स के हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजंस के अनुसार किया जाएगा। और इन दोनों को छोड़ करके बाकी जितनी भी एग्रीकल्चर इनकम है, जैसे इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, इनकम फ्रॉम मेकिंग प्रोड्यूस फिट फॉर मार्केट, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या इनकम फ्रॉम नर्सरी, इन सब के लिए इनकम टैक्स के इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन शीर्षक के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। तो यहाँ पर यह बात भी क्लियर हो गई कि यदि रेंट और रेवेन्यू वाला आइटम है तो उसकी गणना जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जिस प्रकार से गणना की जाती है उसी प्रकार से की जाएगी। और यदि फार्म हाउस की इनकम को इनकम के रूप में शामिल करने की बात हो, एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेयर करने की बात हो या एग्रीकल्चर इनकम के गणना करने की बात हो, तो इसके लिए जिस प्रकार से हाउस प्रॉपर्टी की इनकम की गणना की जाती है ठीक उसी प्रकार से इसका भी असेसमेंट होगा। और तीसरा, इन दोनों इनकम को छोड़ करके बाकी जितनी भी एग्रीकल्चर इनकम है उन
उनका असेसमेंट, उनकी गणना, उनका कैलकुलेशन इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जिस प्रकार से आय की गणना की जाती है उसी प्रकार से यहाँ भी आय का निर्धारण किया जाएगा। स्टूडेंट, यहाँ पर यह शीर्षक कंप्लीट हो जाता है। यानी कुल मिलाकर के इस वीडियो में जो हम लोगों ने कवर किया उसके अनुसार देखा कि एग्रीकल्चर इनकम में क्या क्या शामिल है, एग्रीकल्चर इनकम को किस प्रकार से इनकम टैक्स विवरण में ITR में दिखाया जाता है, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर इनकम की क्या विशेषताएं होती हैं, किन्हें नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं, या कब कोई एग्रीकल्चर इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम की तरह ट्रीट की जाती है, और यदि कहीं पर मिक्स एग्रीकल्चर इनकम है यानी जिसमें एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम है उसको हम लोगों ने पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम के रूप में देखा, और लास्टली देखा कि जो एग्रीकल्चर इनकम है उसके असेसमेंट के लिए इनकम टैक्स के कौन से हेड के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। तो इस बात का हम लोगों ने अध्ययन किया। स्टूडेंट्स, जो अब तक हम लोगों ने सीखा, देखा, जाना, उसको हम लोग इस प्रश्न की मदद से उनका रिवीजन करेंगे और फिर देखेंगे कि कोई इनकम है तो वो किस प्रकार की इनकम होगी, यानी एग्रीकल्चर होगी या नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी। तो आइए यहाँ यह जो प्रश्न है इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है, पहला जो इनकम है वह है इनकम फ्रॉम ग्रोइंग फ्लावर्स एंड क्रीपर्स, यानी पौधे या कोई लताएं उत्पादित करके यदि कोई आय कमाई जाए तो क्या यह एक इनकम एग्रीकल्चर इनकम में शामिल होगी या यह नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। तो देखें, यह इनकम एग्रीकल्चरल इनकम होगी। क्यों? क्योंकि फ्लावर्स या क्रीपर्स को उगाने के लिए एक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, इसके लिए बेसिक एक्टिविटीज़ भी की जाती हैं, तो इसलिए यह इनकम एग्रीकल्चरल इनकम होगी। वहीं अगर दूसरे इनकम की बात करें तो इनकम ऑफ साल्ट प्रोड्यूसिंग, तो ये आते ही भाई आप क्लियर है कि अभी हमने बताया कि नमक की खेती लगती तो खेती है लेकिन यह एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है क्योंकि इसके संबंध में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं की गई होती हैं। वहीं तीसरे इनकम की बात करें तो यह है डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ कंपनी इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। जरा इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें। यदि कोई कंपनी है जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस करती है यानी खेती करती है, कंपनियां खेती भी कर सकती हैं भाई, तो यदि कोई कंपनी खेती का काम करती है, उसका फार्म हाउस है और उसमें वह खेती का काम करती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप बताएं कि कंपनी की इनकम एग्रीकल्चर इनकम होगी कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी, जबकि देखें कंपनी जो है वह एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रही है, अपने फार्म पे कर रही है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बेच के आय कमाती है। तो क्या ये कंपनी के लिए एग्रीकल्चर इनकम होगी क्या? नहीं, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि एग्रीकल्चर इनकम जो है वह केवल और केवल इंडिविजुअल, HUF और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के केस में हो सकती है। बाकी के लिए यदि फर्म है, कंपनी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है या अन्य कोई भी करदाता है, तो उसके लिए ये नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। और नॉन एग्रीकल्चर इनकम, अभी एक बात और इसमें शामिल है कि मान लीजिए वो अपनी आय का कोई हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में देता है, तो क्या डिविडेंड की प्राप्ति इंडिविजुअल को चूंकि हो रही है तो क्या यह एग्रीकल्चर इनकम होगी? नहीं, क्योंकि वह शेयर होल्डर डायरेक्टली लैंड से रिलेटेड नहीं है, लैंड से रिलेटेड तो कंपनी है, इसलिए यह पूरी की पूरी इनकम जो है, चाहे वो कंपनी की इनकम की बात करें एग्रीकल्चर एक्टिविटी से या इसका जो हिस्सा शेयर होल्डर्स को प्राप्त होता है डिविडेंड के रूप में, यह दोनों ही रूपों में नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगा। फोर्थ जो इनकम है वो है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड सेल बाय द कल्टीवेटर। जरा इसकी बात बताएं। इसके बारे में अभी हमने वीडियो में बताया भी आपको है कि यदि खड़ी फसल किसान बेच देता है और जो खरीदता है व्यक्ति वह उसको काट करके और फिर उसे बेचता है,
तो दूसरे व्यक्ति की आय यहाँ नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम के रूप में देखी जाएगी। और जो क्रॉप्स को, स्टैंडिंग क्रॉप्स को बेचता है उस किसान के लिए यह इनकम एग्रीकल्चरल इनकम होगी। नेक्स्ट, कंपेंसेशन रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी फॉर द डैमेज ऑफ क्रॉप बाय द फ्लड। यदि किसी किसान की फसल जिसका कि किसी इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया गया है, फसलों का भी बीमा होता है, और वह फसल किसी वजह से बाढ़ आने से या किसी भी अन्य कारण से यदि खराब हो जाती है और इंश्योरेंस कंपनी उस किसान को उस फसल के नुकसान का मुआवजा देती है, कंपेंसेशन देती है, हर्जाना देती है, तो क्या यह हर्जाना एग्रीकल्चर इनकम होगा? जरा बताएं। हाँ, यह एग्रीकल्चरल इनकम ही होगा। क्यों? क्योंकि देखें, इनकम लैंड से रिलेटेड है। भाई वह फसल बेचता तो उसकी इनकम होती, लेकिन फसल पर जो रिस्क था उसको उसने इंश्योरेंस कंपनी से कवर कर लिया। तो इंश्योरेंस कंपनी तो ठीक इसी तरीके से ना कि फसल अगर होती तो बाजार में बिकती, और नई फसल हुई तो इंश्योरेंस कंपनी ने खरीदा, क्योंकि उसका प्रीमियम दिया गया था और ये कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ हुआ था कि फसल यदि नुकसान हो जाता है फसल का तो जितना पैसा होगा वो बीमा कंपनी भरेगी। तो यह एक तरीके से उस फसल को बेचने ही तो जैसा है ना, और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड यह है, तो यह एग्रीकल्चरल इनकम होगी। यह बड़ा इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। यहाँ पर अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है कि एक्चुअली में जो कंपेंसेशन है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर कल्टीवेटर को जो कंपेंसेशन मिलता है उसकी फसल के नुकसान के बदले में, वह समझिए एक तरीके से उस फसल का कॉन्सिडरेशन है, प्रतिफल है, उसका मूल्य है, वह मूल्य कंपेंसेशन के रूप में प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह एग्रीकल्चरल इनकम में ही शामिल किया जाएगा। 6 नंबर के पॉइंट की बात करें तो यह है इंटरेस्ट ऑन एरियर ऑफ रेंट पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। जरा इस बात को समझिए। अभी हमने बताया था कि यदि कोई व्यक्ति किसी किसान से उसकी ज़मीन किराए पर ले लेता है और खेती का काम करता है और किसान को जो मेन मालिक है उसको किराया देता है। अब मान लीजिए किराया कुछ समय का बाकी रह गया और किसान ने शर्त लगाई थी किराएदारी देते समय कि यदि आपका किराया बाकी रहता है तो एक निश्चित समय के बाद से यदि आप नहीं देते हैं तो उस पर कोई ब्याज चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ रेंट पर ब्याज की बात है, तो ब्याज का हिस्सा जो है, रेंट तो हम लोगों ने देखा कि रेंट की जो इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम होती है, ये तो पहला ही हेड था। लेकिन क्या रेंट पर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वह भी एग्रीकल्चर इनकम होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रेंट पर इंटरेस्ट तो रेंट के वजह से है ना, न कि खेती को किराए पर देने के वजह से है, इसलिए यह इनकम नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाएगी। वहीं 7th इनकम की बात करें तो यह है इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ शुगर कन्वर्टेड फ्रॉम शुगर केन ग्रोन बाय अ शुगर मिल। तो यहाँ आपको हमने बताया है यह न तो पूरी तरीके से एग्रीकल्चरल इनकम है और न ही पूरी तरीके से नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है। ये कौन सी इनकम है? तो पार्टली एग्रीकल्चरल इनकम है। इसका जो हिस्सा गन्ना उत्पादन से संबंधित है वह हिस्सा एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगा, और जो हिस्सा चीनी उत्पादन से संबंधित है वह नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगा। इसको अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा है, समझा है। 8 नंबर पॉइंट की बात करें तो इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड इन श्रीलंका। तो यह तो इस वीडियो के शुरुआत में ही हम लोगों ने जान लिया कि यदि कोई इनकम भले ही वो एग्रीकल्चर से हो लेकिन भारत से नहीं, भारत के बाहर से हो, तो वो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगी। तो आप तो शुरू में ही इसको जान चुके हैं कि भारत के बाहर स्थित किसी कृषि भूमि से यदि कोई कृषि आय होती है तो वह एग्रीकल्चरल इनकम नहीं बल्कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होती है। तो यहाँ तो बहुत साफ साफ क्लियर है। अगर 9th नंबर की बात करें इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग, तो अभी हमने बताया था ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम का हिस्सा होती है क्योंकि डेयरी के संबंध में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं की जाती हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट किया, समझा और उदाहरण की मदद से इसके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया। स्टूडेंट्स, आशा है कि आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी। यदि फिर भी आपका कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है
किसी पॉइंट्स को लेकर के कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। और अंत में आप सबसे एक अपील है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।